स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बता रहा था, तो उसी से रिलेटेड टॉपिक है गवर्नर, है ना। तो स्टेट का हेड होता है गवर्नर। एवरी स्टेट हैज़ ए गवर्नर, हर स्टेट में एक गवर्नर होता है। ही इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ दैट स्टेट, और वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट का हेड होता है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज़ कैरीड ऑन हिज नेम, और जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, स्टेट की हुकूमत होती है, जो प्रशासन होता है, वो उसी के नाम से चलाया जाता है, यानी गवर्नर के नाम से चलाया जाता है। जैसे प्रेसिडेंट के नाम से पूरे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है, ऐसे ही स्टेट में गवर्नर के नाम से एडमिनिस्ट्रेशन होता है। जनरली ए गवर्नर इज़ अपॉइंटेड फॉर वन स्टेट। आमतौर से जो गवर्नर है वो एक स्टेट के लिए अपॉइंट किया जाता है, बट लेकिन समटाइम्स ही कैन बी द हेड ऑफ मोर देन वन स्टेट। लेकिन कभी कभी जो गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं वो एक से ज़्यादा स्टेट के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, तो ऐसा कभी कभी होता है। अपॉइंटमेंट, अब इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? ए गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स। जो गवर्नर हैं वो प्रेसिडेंट के ज़रिए से अपॉइंट किए जाते हैं, और वो 5 ईयर्स तक अपने ऑफिस पर यानी अपने पोस्ट पर होल्ड रखते हैं, यानी अपने पावर पर वो अख्तियार होता है उनका, अपने ऑफिस, अपने पोस्ट पर वो कायम रहते हैं। द गवर्नर इज़ द लिंक बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो गवर्नर होता है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच की कड़ी माना जाता है ना। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बातें हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, वो गवर्नर करते हैं आमतौर से, और कुछ इम्पॉर्टेंट रोल इनका है गवर्नर का, जो बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम और द टर्म कैन बी एक्सटेंडेड एज वेल। और जो गवर्नर हैं वो प्रेसिडेंट के ज़रिए से कभी भी हटाए जा सकते हैं, है ना, और उनका जो टर्म है वो बढ़ाया भी जा सकता है। फाइंड आउट इज़ देयर प्रेजेंटली गवर्नर हु इज़ द हेड ऑफ 2 or more स्टेट इफ एस राइट द नेम। तो ये जीके का क्वेश्चन है। अब इसकी एलिजिबिलिटी देख लीजिए कि गवर्नर के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या योग्यता होती है। फॉर अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट ए पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया of at least 35 years age and should not be a member of parliament or state legislature or hold any government post। इसका मतलब ये है कि गवर्नर की जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 35 ईयर होनी चाहिए। मिनिमम एज उसकी 35 ईयर्स होनी चाहिए, या उससे ज़्यादा एज हो, है ना। और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना हो, यानी वो पार्लियामेंट का मेंबर ना हो, या स्टेट लेजिस्लेचर या किसी गवर्नमेंट के पोस्ट पर ना हो। यानी स्टेट लेजिस्लेचर यानी एमएलए ना हो, ना एमपी हो, या किसी गवर्नमेंट के जो पोस्ट पर ना हो, तो उसको गवर्नर बनाया जा सकता है। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ए पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट इज़ ऑफन अपॉइंटेड एज ए गवर्नर। यानी आमतौर से जो गवर्नर है दूसरे स्टेट के पर्सन को बनाया जाता है। जो पर्सन बहुत ही रेस्पेक्टेड होता है रूलिंग पार्टी के हिसाब से, उसी को गवर्नर आमतौर से बनाते हैं। पॉलिटिकल पोस्ट आमतौर से हो गई है। फंक्शंस एंड पावर ऑफ द गवर्नर, यानी गवर्नर के फंक्शन और पावर क्या हैं, तो उसमें नंबर 1 है एक्सिक्यूटिव पावर। एक्सिक्यूटिव पावर जैसे ऑल द एक्सिक्यूटिव पावर एक्शन द स्टेट आर टेकन इन गवर्नर्स नेम, यानी कि जितने भी एक्सिक्यूटिव काम हैं, है ना, वो सब गवर्नर के नाम से होते हैं। द गवर्नर्स अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर्स, जो गवर्नर हैं वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, और उसके हिसाब से अदर मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। और वो जो स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे जो पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम कराते हैं, उसके चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं, और उसके मेंबर को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, ठीक। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स बिलो द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर आल्सो मेड बाय गवर्नर।
जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट होता है, जो जज के नीचे होते हैं, हाई कोर्ट के जज के जो नीचे होते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट, तो उसका भी अपॉइंटमेंट करते हैं। लेजिस्लेचर पावर, लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं द फर्स्ट सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आफ्टर द जनरल इलेक्शन ऑफ द स्टेट आल्सो बिगिन विद द गवर्नर्स डेथ। यानी कि जब नए इलेक्शन होता है स्टेट लेजिस्लेचर का या एमएलए या विधायक का जब इलेक्शन होता है, तो जो नया सेशन होता है, फर्स्ट सेशन आप कह सकते हैं, जब पहली बैठक होती है स्टेट लेजिस्लेचर की, या नई जो विधानसभा का इलेक्शन हो करके जो पहला सेशन शुरू होता है, वो गवर्नर के एड्रेस से शुरू होता है। गवर्नर वहाँ स्पीच देते हैं। द गवर्नर हैज़ द पावर टू कॉल ए सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर और एंड और डिसॉल्व असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। जो गवर्नर होते हैं उनको ये पावर दिया गया है कि लेजिस्लेचर का जो सेशन वो बुला सकें और उसको एंड भी कर सकें, उसको डिसॉल्व भंग भी कर सकते हैं। वो कैबिनेट की एडवाइस से ऐसा करते हैं। क्लियर? ऑल बिल्स पास्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर हैड टू रिसीव द अप्रूवल ऑफ द गवर्नर बिफोर दे कैन बिकम्स लॉज। यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके अप्रूवल से अगर कोई बिल पास होती है तो गवर्नर उसको साइन करते हैं और वो लॉ बन जाता है। तो एक तरीके से गवर्नर के साइन के बगैर कोई भी लॉ नहीं हो सकता। द गवर्नर हैज़ द राइट टू होल्ड बैक ए बिल एंड सेंड, मैंने आपको बताया कि बिल को वापस कर सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कोई लॉ नहीं बना है, अगर कोई बाय द लेजिस्लेचर लॉ नहीं बन पा रहा है, सेशन में कोई कानून नहीं बन पा रहा है, तो गवर्नर ऑर्डिनेंस भी पास कर सकते हैं, अध्यादेश भी पास कर सकते हैं। और ये जो ऑर्डिनेंस है वो लॉ की तरह ही काम करता है ना। और ये कब तक रहेगा? फोर्स फॉर 6 वीक आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। यानी कि ये जो ऑर्डिनेंस है, लॉ है, वो जो न्यू सेशन लेजिस्लेचर का शुरू होगा उसके 6 मंथ तक वो काम करता है। द गवर्नर हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 1/6 मेंबर ऑफ द विधान परिषद। तो विधान परिषद के 1/6 मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट भी करते हैं। अलग अलग फील्ड से होते हैं, अलग अलग फील्ड जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं उसको अपॉइंट करते हैं 1/6 मेंबर को, 1/6 कह सकते हैं या 1/6 मेंबर। विधानसभा विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रायर ऑफ द गवर्नर। जुडिशियल पावर भी है गवर्नर का। द गवर्नर possesses द पावर ऑफ ग्रांटिंग पार्डन टू पर्सन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ और सस्पेंडिंग और कम्यूटिंग दियर सेंटेंस। यानी कि जो गवर्नर होते हैं वो अगर कोर्ट ने उसको सज़ा दे दिया है तो उसको माफ़ भी कर सकते हैं, है ना। पर्सन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ द ग्रांटिंग पार्डन, तो इस तरीके से उनको कोर्ट ऑफ द लॉ और सस्पेंडिंग और कम्यूटिंग दिए सेंटेंस, तो उसको माफ़ भी कर सकते हैं, पार्डन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिशनरी पावर्स। द गवर्नर हैज़ द पावर टू टेक इन डिसीजन स्पेशल केसेस विदाउट कंसल्टिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द गवर्नर कैन रिकमेंड द imposition of the president's rule in the state if the ruling government has lost the confidence of the legislative assembly or if the government machinery of the state has broken down. In such a case, the governor runs the state administration on behalf of the President of India. इसका मतलब ये है कि अगर चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में काबिल नहीं है, यानी कि अगर वो गवर्नमेंट सही से चल नहीं रही है, रूलिंग गवर्नमेंट अपना काम सही से नहीं कर रहा है, या कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस लॉस्ट हो गया, यानी बहुमत जो है रूलिंग पार्टी का ख़त्म हो गया, सपोर्ट नहीं है, तो जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकता है। प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकता है, इसी को राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। यानी वो गवर्नर कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, तो गवर्नर वहाँ पर उस स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल के लिए रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट से, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है। ठीक है। और वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है
वो गवर्नर की होती है, लेकिन वो चलाई जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। क्लियर, ये जानना चाहिए आपको। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक आर्टिकल है 356 में इसके बारे में बताया गया है। अब आप चीफ मिनिस्टर के बारे में जानिए कि चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं। द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ नोन एज द चीफ मिनिस्टर। यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यानी जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसके हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं। आप लोगों ने मिनिस्टर सुना होगा, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, है ना। तो वो मिनिस्टर्स के जो हेड होते हैं उसे चीफ मिनिस्टर कहते हैं। ही इज़ द एक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट, और रियल में जो एक्चुअल ऑफ द स्टेट होता है वो चीफ मिनिस्टर ही होता है। ही परफॉर्म ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शन इन द स्टेट एज दोज ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर। ये उसी तरह से काम करता है जैसे प्राइम मिनिस्टर सेंटर में काम करता है। आफ्टर द असेंबली इलेक्शन, द लीडर्स ऑफ द पार्टी दैट हैज़ ऑन द मेजॉरिटी इन द विधानसभा इज इन्वाइटेड बाय द गवर्नर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब असेंबली का इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन के बाद जो पार्टी का लीडर होता है, लीडर ऑफ द पार्टी दैट हैज़ वॉन, जिसके जो कह सकते हैं कि जिसके पास मेजॉरिटी होती है, वो लीडर विधानसभा का, उससे गवर्नर इनवाइट करता है। जैसे मान लीजिए कि बीजेपी का मेजॉरिटी है यूपी गवर्नमेंट में, बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी यूपी में है, मान लीजिए इलेक्शन हुआ तो उसमें आदित्य योगी बीजेपी के लीडर हैं, तो उसको गवर्नर ने अपॉइंट किया, यानी बुलाया, इनवाइट किया, है ना। तो इसी सेंस में यहाँ पे कि विधानसभा इज इनवाइटेड बाय द गवर्नमेंट, तो विधानसभा के जो लीडर हैं उसको गवर्नर इनवाइट करता है और गवर्नमेंट बनाने के लिए कहता है। द अदर पार्टीज फॉर्म द अपोजिशन, और जो पार्टियाँ हार गई हैं तो वो क्या करेंगी, वो अपोजिशन पार्टी कहलाएगी। इन द एब्सेंस ऑफ ए क्लियर मेजॉरिटी ए कोलिशन गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड। अगर मान लीजिए किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली, मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि जितनी सीट है उसका 50% + 1, यानी 50% + 1। अगर मान लीजिए 404 सीट है तो इसका 50% + 1 निकालेंगे तो 203 आएगा। यानी जिस पार्टी के मेंबर 203 रहेंगे, 203 MLA रहेंगे, वही पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी और वही रूलिंग पार्टी कहलाएगी, और बाकी जो हारे हुए हैं, बाकी जो मेजॉरिटी में नहीं है, उसको अपोजिशन पार्टी कहेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेजॉरिटी नहीं आ पाती है, जैसे 203 नहीं आ पाते हैं, है ना। तो इस केस में क्या करेंगे कि 203, मान लो किसी का 200 है तो 3 मेंबर्स का वो सपोर्ट मांगेंगे, या कभी कभी 100 आ गए तो इसमें होना चाहिए 103 का सपोर्ट चाहिए। तो जब आपस में कई पार्टियां मिल करके गवर्नमेंट बनाती हैं तो इसको कहेंगे कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार, ठीक है। तो एक कोलिशन गवर्नमेंट भी आती है, कैन बी फॉर्म, तो भी बन सकता है। द चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर, द लीडर ऑफ द कोलिशन इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द गवर्नर, और जो कोलिशन गवर्नमेंट का लीडर होता है उसको गवर्नर चीफ मिनिस्टर के तरीके से अपॉइंट करता है। नेक्स्ट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर द गवर्नर आल्सो टेक्स ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो चीफ मिनिस्टर है वो सिफारिश करता है, रिकमेंड करता है कुछ मिनिस्टर्स की कि उनको भी ओथ दिलाए, उनको भी शपथ दिलाए, तो शपथ दिलाता है तो गवर्नर ही शपथ दिलाता है। क्लियर, विच असिस्ट द चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर के साथ वो हेल्प करते हैं, चीफ मिनिस्टर का काम हेल्प करते हैं, उसके सपोर्ट में काम करते हैं। इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट में उनका रोल होता है। तो इस तरीके से जानना चाहिए। जैसे फैक्ट है, सुचित्रा कृपलानी वॉज द फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट, यानी कि सुचित्रा कृपलानी पहली वुमन चीफ मिनिस्टर हैं पूरे इंडिया स्टेट की, और वो है उत्तर प्रदेश। शी सर्व द मिनिस्ट्री फ्रॉम 1960 to 1967। तो सुचित्रा कृपलानी
पहली लेडी चीफ मिनिस्टर रही हैं पूरे इंडिया की, और वो उत्तर प्रदेश की थी, और वो जो मिनिस्टर बनी थी वो 1963 टू 1967, 1963 से 1967 तक वो थी। ठीक है, ये जीके है, इम्पोर्टेंट है। अब आप देखेंगे फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का फंक्शन क्या है? द चीफ मिनिस्टर इन्फॉर्म द गवर्नर अबाउट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर्टेनिंग टू एडमिशन द लेजिस्लेशन। ये सब काम है चीफ मिनिस्टर का। तो जितने भी काम हैं वो सारी चीज़ें गवर्नर को इन्फॉर्म किया जाता है, यानी कि चीफ मिनिस्टर गवर्नर को बताते हैं जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की डिसीज़न है और सब कुछ गवर्नर को इन्फॉर्म करते हैं। क्लियर? और चीफ मिनिस्टर टू अदर प्रिसाइडिंग ओवर द कैबिनेट मीटिंग, जब कैबिनेट मीटिंग होती है तो उसकी प्रिसाइड्स करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिपार्टमेंट एमंग द मिनिस्टर्स का जो डिपार्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चीफ मिनिस्टर ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अपॉइंटिंग द डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उसका भी अपॉइंट करते हैं। रिटेनिंग चार्ज ऑफ द पोर्टफोलियो दैट आर नॉट अंडर एनी अदर मिनिस्टर्स। तो कहने का मतलब वो सब कुछ करते हैं, इस टेस्ट में जितने भी बड़े काम हैं वो सब करते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अब ग्रुप में काम करती है ना, बहुत रोल है इसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द विधानसभा। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है विधानसभा के सामने। इट इज़ चूजन बाय द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द इलेक्टेड लेजिस्लेटर। तो इसमें 3 टाइप के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, डिप्यूटी मिनिस्टर्स। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 टाइप के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। वो सब कैबिनेट मिनिस्टर्स की हेल्प करने के लिए रहते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा इंडिया स्टेट और यूनियन टेरिटरी से मिलकर बना है, तो आपको पता होगा हमारे इंडिया में कितने स्टेट हैं। हमारे इंडिया में 28 स्टेट हैं। जम्मू कश्मीर अभी स्टेट नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया, 2 लद्दाख और जम्मू ये यूनियन टेरिटरी बन गए। तो इस तरीके पहले 7 यूनियन टेरिटरी थे, अब 9 हो गए हैं, है ना। 9 में एक और कम हो गया है, आप समझ लीजिए कि 8 यूनियन टेरिटरी हैं, है ना, और 28 स्टेट्स हैं। तो यूनियन टेरिटरी आर स्मॉल इन एरिया एंड पॉपुलेशन एंड दे कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, क्योंकि उनका एरिया थोड़ा छोटा होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहाँ अपॉइंट करते हैं, और वो प्रेसिडेंट्स के इंस्ट्रक्शन से काम करते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट